टीजीटी आर्ट्स कमीशन का सिलेबस अभी-अभी आ गया है। तो हम ये देखेंगे कि कौन-सा सेक्शन जो है इस पूरे पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है और साथ में वो भी हम देखेंगे कि कौन-सा जो सेक्शन है वो यहाँ पर नया डाला गया है। और यहाँ समझने वाली बात ये भी है और कुछ बच्चे इस वजह से भी परेशान हैं कि कुछ एक चीज़ें यहाँ पे न्यू ऐड की गई है जो होनी नहीं चाहिए थी। तो सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपके पास सबसे पहला हिस्ट्री है। हिस्ट्री में जनरली ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री है और एंशिएंट हिस्ट्री में जो सारे टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स लगभग इसके अंदर कवर किए गए। एक्स्ट्रा यहाँ पर अगर आप देखेंगे इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर आप मेडिवल वाला सेक्शन देखते हैं जो हिस्ट्री वाला है, लगभग ये भी सिमिलर है। यहाँ पर जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, कई लोगों को लगा था कि शायद मुगल्स इस बार जो है वो नहीं आएंगे, लेकिन वो है यहाँ पर। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज रहने वाला है वो पेपर में पता नहीं कितना रहेगा, लेकिन यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री भी दी गई है। और मॉडर्न हिस्ट्री में मराठास, हैदराबाद, बंगाल, अवध ये सारा है और यहाँ पे ट्राइबल मूवमेंट्स भी इसके अंदर है। ये सारा इंक्लूड किया गया है और यहाँ पर इसमें जो आपके पास हिस्ट्री में एक चीज़ और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं वो यूरोपियन हिस्ट्री है। और यूरोपियन हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लीग ऑफ नेशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये फिसिज्म, नाजिज्म, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर आप ये देखा जाए तो ये एचएस का जो जनरल स्टडी वन का पेपर है उसमें ये जनरली ये पूरा इस तरह का टॉपिक रहता है, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक डाल दिया गया तो इतना बड़ा दिक्कत नहीं है। जिसने पूरा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे भी एफर्ट डालेगा तो ये इजीली कवर कर लेगा। इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इसको कवर करना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे जियोग्राफी, जियोग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, ऑरिजिन ऑफ द अर्थ और एटमॉस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, मैप्स हो गया, ये फिजिकल सेटिंग्स होगी, क्लाइमेट हो गया, इंडिया फ्लोरा, पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स, सेटलमेंट, रिसोर्स, मिनरल्स, ये सारे ओशियोनोग्राफी या आप वर्ल्ड जियोग्राफी, अगर आप यहाँ देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे और मॉडर्न ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स इन जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें जनरली जियोग्राफी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो एक्स्ट्रा है। ये लगभग वही है जो एज पर बच्चे पढ़ते भी हैं और जो आपकी एनसीईआरटी में भी रहता है और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि ये सिलेबस से बाहर है या बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, ये जनरल है। जो आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे वो आपके पास ये जियो का रहने वाला है। और उसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को जब मैं देख रहा था तो ये सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि पूरे सिलेबस के अंदर इकोनॉमी बड़े अच्छे से दिया गया। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड और प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, कॉस्ट रेवेन्यू, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम, ये सारा हिस्सा, मनी एंड बैंकिंग और आपके पास इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर पहली बार स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और साथ में यहाँ पे लिखा गया है ये सारी चीजें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू कैपिटल, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी चीजें। अब गवर्नमेंट बजट में अगर आप देखेंगे, एक गवर्नमेंट बजट जो आप नॉर्मली पब्लिक फाइनेंस और टैक्स वाला चैप्टर आप जनरली पढ़ते होंगे उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर से भी सवाल आ सकता है कि जैसे आपसे ऐसा सवाल आ जाए कि इनकम टैक्स कितने परसेंट टोटल रेवेन्यू का हिस्सा करता है या कितने परसेंट वो होता है, तो यहाँ से भी आ सकता है। इंडियन इकोनॉमी, फ्यूचर एग्रीकल्चर, ये सभी सेक्टर, पॉवर्टी वगैरह जनरल टॉपिक है। इतना यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चों की इकोनॉमी में प्रॉब्लम भी रहती है तो ये बहुत अच्छा है। करंट इकोनॉमिक इश्यूज भी यहाँ डाले गए हैं। और यहाँ पर एक और चीज की गई है वो है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश। इकोनॉमी में हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी, जियोग्राफिक डेवलपमेंट, कंस्ट्रेंट सेक्टर कंपोजिशन, प्राइमरी। तो मुझे ये लगता है कि जो ये पूरा हिस्सा पंचायती राज, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, ये सारा कहीं ना कहीं आपके बजट या इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड यहाँ पे सवाल आपके लिए आ सकता है। तो थोड़ा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी हिमाचल प्रदेश का यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस में ये जो थेरीज है यहाँ पे डाल दी गई है ये वाला, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं काफ़ी ज़्यादा है थेरीज का।
तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बच्चों के लिए कंसर्न हो सकता है। बाकी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये भी चलो हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी बच्चा कर लेगा। लेकिन उसके बाद हैरानी वाली बात ये कि यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी डाल दिया है। और अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो जर्नली जो आप ये टॉपिक्स देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, सिविल सर्विसेज, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सर्विसेज, तो ये एचएस के GS2 पेपर के अंदर मेंस का ये सिलेबस है जो यहाँ पर डाल दिया गया है। लगभग उससे मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या आप मान ही सकते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि लोकपाल है, सिटीजन चार्टर है, ये सारी चीज़ें वो इनकलकेट कर दी गई है यहाँ पे सिलेबस के अंदर। ये एक्स्ट्रा वर्क पड़ेगा बच्चे के लिए, जो मुझे लगता है कि इसकी इतनी ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पर है भी नहीं है। अगर ये देखा जाए बच्चों के लिए कंसर्न है यहाँ पर, और इसका इतना कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इसको सिलेबस में डालना है तो मुझे नहीं लगता कि ये क्यों डाल दिया गया है, समझ से परे है यहाँ पर। तो यहाँ पे लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट है, गुड गवर्नेंस है, ये सारे जो टॉपिक है ये HS GS2 मेंस के टॉपिक है। अगर आप देखेंगे वहां पे ये पूरे आपके पास डिस्क्राइब किए हैं टॉपिक कि ये वहां पे आने वाले, तो इन्होंने यहाँ पे TGT में भी डाल दिया है। वैसे जनरली गुड गवर्नेंस वाले जो टॉपिक्स है, लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट है, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक कम रहते हैं। ऐसा नहीं रहते नहीं है, रहते हैं, लेकिन इसका यहाँ डालना समझ से परे। एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक पॉलिसी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक फाइनेंस, ई गवर्नेंस। चलो ई गवर्नेंस ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी ठीक है कि आजकल जो इश्यूज है डिजास्टर वाला चला हुआ हिमाचल प्रदेश में, वो भी ठीक है। लेकिन एनवायरमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये लगभग कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो ये कमीशन या HS के तर्ज पे बनाया गया ये सिलेबस है, जो अगर आप देखा जाए TGT के हिसाब से इस सेक्शन की इतनी आवश्यकता नहीं थी। जो आप ये फाइनेंस कमीशन लिख रहे हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लिख रहे हैं, ये ऊपर जाकर भी आपके पास इकोनॉमी में कहीं ना कहीं ये कवर हो ही जाता है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में कवर नहीं हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है TGT वाले बच्चों को जो आने वाली है, वो एक नया सेक्शन सोशोलॉजी वाला यहाँ पे पूरा, अगर आप देखेंगे पूरा इलेबोरेट किया है, यहाँ पे पूरा लिखा गया है, बताया गया है। इकोलॉजी जो बच्चे, सॉरी सोशोलॉजी जो है यहाँ पर, ये बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का सेटबैक होगा, क्योंकि बच्चों को ये पढ़ना पड़ेगा। बच्चे इस सेक्शन को नहीं पढ़ते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जो ये सोशोलॉजी वाला सिलेबस है, ये भी जो ऑप्शनल सोशोलॉजी है वो HS में जो आता है उससे कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहता है। तो यहाँ पे मीनिंग, स्कोप, बेसिक कॉन्सेप्ट, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सोसाइटी इन इंडिया, सोशल इंस्टीट्यूशन, आइडेंटिटी चेंज, चैलेंजेस स्टेट ऑफ सोसाइटी, टेक्निक्स, ये कॉन्सेप्ट्स, एनवायरमेंटल रिसोर्स और डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, कंटेम्पररी एनवायरमेंट कंसर्न, सोशल डेमोग्राफी, पॉपुलेशन थियरीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसेंट ट्रेंड्स, ये सारे का सारा, रिलीजन इन इंडिया, रिलीजन इन इंडिया 2, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिख, मैरिज, फैमिली, किनशिप, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, जेंडर डिफरेंस एंड इनइक्वलिटी, ये बहुत ही इलेबोरेट कर कर इस सिलेबस के अंदर इसको डाला गया है सोशोलॉजी को। तो ये यहाँ दिक्कत ये नहीं थी कि ये डाल दिया गया, दिक्कत ये कि ये काफी ज्यादा बड़ा है। अगर बच्चों का पेपर जल्दी होता है तो बच्चों को इसको तैयार करने में काफी ज्यादा समय यहाँ पर लग जाएगा, और ये बहुत बड़ा हिस्सा किसके अंदर डाल दिया गया है, TGT आर्ट्स कमीशन के सिलेबस के अंदर। तो ये कंसर्न है यहाँ पर कि इसको तैयार करना। अब कई ये लोग सवाल भी उठा रहे कि क्या ये जरूरत है, क्या आप इसको 6वीं से लेकर 10वीं तक कहीं पढ़ाएंगे। तो ऐसा है कि सोशियोलॉजी SST के अंदर हिस्सा आता है, लेकिन क्या इतना ज्यादा डालना ये क्या सही है, या एकदम बच्चों के ऊपर, जिनका पेपर अगर जल्दी आता है तो वहां पे प्रॉब्लम है। अब सिलेबस डाल दिया है, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप भी हार जाओ या फिर इसको तैयारी को छोड़ ही दो। गिरते भी घुड़सवारी है मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो पहले घुटनों के बल चले। तो ये है। और आपके सब्जेक्ट B.Ed कोर्स के यहाँ पे डाला गया है, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जनरल नॉलेज जो है वो भी यहाँ डाला गया, करंट अफेयर है, एवरीडे साइंस है, लॉजिकल रीजनिंग है, जो सोशल साइंस है, जनरल इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड का ठीक है। मुझे लगता था कि अगर आप इंग्लिश को या फिर जो आपका एवरीडे साइंस है या करंट अफेयर है, यहाँ पे इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी जो सेक्शन लगता था वो जनरल इंग्लिश का था। उस जनरल इंग्लिश के सेक्शन को कम यहाँ पे रखा गया है, जबकि
टीजीटी वाला जो आपके पास अध्यापक रहता है, उसको अंग्रेज़ी कहीं न कहीं पढ़ानी ही होती है। तो यहाँ पर उसका सेक्शन ज़्यादा होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे सेक्शन आपके पास यहाँ पे काफ़ी कम लग रहा है मुझे, इसका वेटेज कि यहाँ पे कम डाला जाएगा एज़ पर सिलेबस। बाकी पेपर में कुछ भी हो सकता है। तो ये पूरा सिलेबस था जो हमने अभी डिस्कस किया। अब इस पे आपकी क्या राय है? क्या इसमें बदलाव होने चाहिए या फिर बदलाव नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका ठीक से रिव्यू करेंगे, लगभग 65% तो ऐसा सिलेबस है जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं। 65 या 70% आप कह सकते हैं। 70% ऐसा सिलेबस है जो बच्चे गो थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं। 30% ऐसा सिलेबस है जो थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस आया है। 30% के आसपास लगभग है। तो ये लेकिन 30% में कुछ एक ऐसा हिस्सा जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी इतनी आवश्यकता भी नहीं है, और सोशियोलॉजी को इतना ज़्यादा डालना, इसकी भी इतनी आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह पे कोई और सेक्शन ज़्यादा आ जाता जो टीजीटी आर्ट्स वाले जिनको पढ़ाना था उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता। बाकी आप लोगों की अपनी राय है।